the definition of the state. So Article 12 defines state as what? Four definition दे रहे हैं लोग, सब definition. For example, state includes government and parliament of India. Now what do we mean by government and parliament of India? जब मैं बोलती हूँ government मतलब उसमें क्या आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव पार्ट आ जाएगा. एग्जीक्यूटिव मतलब कौन लोग आ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा. सेकेंड थिंग, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब यूनियन लेजिस्लेचर जो है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड बोल रहे गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स. इसका मतलब क्या है कि स्टेट के भी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है और स्टेट के भी जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है वो भी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में आ जाएंगे. क्लियर. तो ये दोनों एकदम क्लियर है, मतलब हमको नाम सुन के समझ में आ रहा है कि ये सब स्टेट के अंदर आएगी. तीसरा क्या बोला है उन्होंने? ऑल लोकल ऑथोरिटीज. तो कंफ्यूजन यहाँ पर है कि लोकल ऑथोरिटीज में क्या क्या चीजें आ सकती है, बिकॉज लोकल ऑथोरिटीज इन जनरल वर्ड है. तो ये लोकल ऑथोरिटीज का जो डेफिनेशन है वो डिफाइन किया है एक सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 3 क्लॉज 31 of General Clauses Act 1897. ये एक्ट जो पास की थी, इस एक्ट में क्या किया है? जितने भी डेफिनेशंस होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो कोई भी एक्ट पास करती है या कोई भी रेगुलेशन पास करती है, उस पर्टिकुलर एक्ट में या रेगुलेशन में कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं किया होगा, तो वो सारे डेफिनेशन कौन प्रोवाइड करेगा? जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897. तो ये जनरल एक्ट है जिसमें से बहुत सारे डेफिनेशन होंगे और वो डेफिनेशन किसको लागू होंगे? वो भी सारे सेंट्रल एक्ट को और वो भी सारे रेगुलेशन को जहां पर उसमें उस पर्टिकुलर एक्ट में उसका डेफिनेशन ना दिया हो. तो ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पंचायती राज जो है तो उसके लिए हम लोग ने बोल दिया कि ये सारी चीजें हैं, तो उसमें लोकल ऑथोरिटीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो ब्लॉक आ जाएगा, तालुका आ जाएगा. तो वो सारी डिस्कशन किसने की है? जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897. तो इन शॉर्ट लोकल ऑथोरिटीज में क्या क्या चीजें आ सकती है? कैन वी से दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल ऑथोरिटीज में आएगा. देन म्युनिसिपल कमिटी, ये भी लोकल ऑथोरिटीज में आएगा. देन मॉडल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, कमिटी, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इवन इंटरमीडिएट पंचायत, विलेज पंचायत, ये सारी जो ऑथोरिटीज है जिसका काम क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस करना. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन आल्सो टॉक अबाउट कोर्ट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि ये सारी ऑथोरिटी का क्या काम है? लोकल सेल्फ गवर्निंग करना. तो ये सारे के सारे जो ऑथोरिटीज है वो किसमें आ जाएंगे? लोकल ऑथोरिटीज. इस तरीके तो ये सभी चीज किसमें आएंगे? स्टेट की डेफिनेशन. नाउ फोर्थ है अदर ऑथोरिटीज. अभी अदर ऑथोरिटीज के लिए देयर इज टू मच ऑफ कंफ्यूजन कि अदर ऑथोरिटीज इन जनरल बोल दिया, तो मतलब कौन कौन सी ऑथोरिटी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में आनी चाहिए? अदर ऑथोरिटीज का डेफिनेशन ना कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, ना इस जनरल क्लॉसेस एक्ट में कोई डेफिनेशन दिया है. तो फिर इस पर्टिकुलर जो टर्म है उसका मीनिंग हमें कैसे समझना है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? इस पर्टिकुलर वर्ड का एक वाइडली इंटरप्रिटेशन किया है और उस अलग अलग केसेस के थ्रू जजमेंट्स दिए हैं और उस जजमेंट में उन्होंने डिफाइन किया है कि क्या ऑथोरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती है. सो वी कैन से प्रेजेंटली अदर ऑथोरिटीज में ऐसी बहुत सारी बॉडीज आ जाएगी, बहुत सारी ऑथोरिटीज आ जाएगी जो कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में फिट होगी. इज दिस क्लियर? ना ये दो टर्म्स क्लियर था आप लोगों को. तीसरा जो टर्म है लोकल ऑथोरिटीज, दैट हैज बीन डिफाइंड दिस पर्टिकुलर एक्ट. और लोकल ऑथोरिटीज में क्या चीजें आएगी? पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इन शॉर्ट आप इतना याद रखो. अदर ऑथोरिटीज में क्या आएगा? ऑल दोस ऑथोरिटीज व्हिच हैव बीन डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू वेरियस जजमेंट्स. इज दिस क्लियर? सो नाउ लेट अस सी डिफरेंट केसेस. तो फर्स्ट केस जो है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 का केस था. अब ये वाले केस में मुद्दा क्या था? क्वेश्चन क्या था कि वेदर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास should be considered as a state under Article 12. 12 की डेफिनेशन में क्या मद्रास यूनिवर्सिटी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी? ये सवाल आया था इस पर्टिकुलर केस में. तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होगी
वो कोई ना कोई एक्ट के थ्रू बनी होगी, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी, हमने क्या बोला, मद्रास यूनिवर्सिटी इज गवर्न बाय यूनिवर्सिटी एक्ट, तो एक्ट के थ्रू बनी है, मतलब लॉ के थ्रू बनी है, ठीक है। तो जो लॉ के थ्रू बनी है वो जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का काम करे, इट मे नॉट परफॉर्म एनी गवर्नमेंटल फंक्शन। इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैं आपको एक प्रिंसिपल दूंगा कि अगर कोई अथॉरिटी इस प्रिंसिपल में फिट हो रही है, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? एजुस देम जेनेरेसिस। एजुस देम जेनेरेसिस का सिंपल मीनिंग है ऑफ द सेम नेचर या ऑफ द सेम काइंड। किसका सेम काइंड? देन दे आर सेइंग द अबाउट थ्री ऑथोरिटीज, यानी जिसे अबाउट जो ऑथोरिटी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल ऑथोरिटीज। तो ये जो तीन टर्म्स है, इसी की तरह अगर कोई ऑथोरिटी होगी सेम नेचर की, तो हम उस ऑथोरिटी को स्टेट के डेफिनेशन में डाल सकेंगे। ये तीन ऑथोरिटीज क्या काम करती है? दे आर परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शन, दे आर परफॉर्मिंग सॉवरेन फंक्शन। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई ऑथोरिटी गवर्नमेंटल फंक्शन करे या सॉवरेन फंक्शन करती है, तो उसको हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में डाल सकते हैं। और क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कोई गवर्नमेंटल काम नहीं करती, इट इज नॉट डिस्चार्जिंग एनी पब्लिक फंक्शन, इसलिए हमको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट के डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। क्लियर हुआ है? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जजमेंट में हमको दो चीज याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट गिव द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? एजुस देम जेनेरिस। एंड सेकंड थिंग उन्होंने बोला कि जो भी ऑथोरिटी है उसको गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। वेरी क्लियर। सेकंड केस लेते हैं हम लोग, दैट इज कुज्जरमाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1962 का ये केस था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी जो निर्णय था वो ओवररूल कर दिया, ओवररूल डिसीजन। और यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ एजुस देम जेनेरिस जो है वो नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि they said that ये तीन जो अथॉरिटीज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों में भी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। These three authorities, they have no common characteristics or no common genesis among themselves. तीनों गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है, लेकिन फिर भी तीनों में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, मतलब हम लोग तीनों को तो एक सिंगल कैटेगरी के अंदर क्लब नहीं कर सकते। सब लोग का अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा? पॉलिसी बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा। पार्लियामेंट क्या करता है? लॉ बनाता है। सेम ये स्टेट लेवल में करेगा। लोकल अथॉरिटीज क्या करेगी? लोकल लेवल में करेगी। तो कहने का मतलब है कि सबका काम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। भले वो लोग गवर्नमेंटल काम कर रहे हो, लेकिन उसको एक हेडिंग में हम लोग नहीं डाल सकते। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एजुस देम जेनेरिस जो है वो गलत है, वो लागू नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अभी उसने जब इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ इतना ही बोला कि हम लोग कोई भी अथॉरिटीज को एक प्रिंसिपल देख के तो स्टेट नहीं मान सकते। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शन। फिर तीसरा जो केस है दैट इज राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, 1967 का। अब ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रेज किया कि क्या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, कोई भी अथॉरिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है या उसको लॉ बनाती है, तो वो अथॉरिटी के पास कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स होंगे, और वो स्टैट्यूटरी पावर्स जो होंगे उससे वो क्या कर सकता है? वो रूल्स बना सकता है, वो रेगुलेशंस बना सकता है, वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है, वो किसी को पनिशमेंट दे सकता है। तो ऐसा काम अगर वो करेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसी जो भी अथॉरिटी होगी उसको डेफिनेटली स्टेट की डेफिनेशन में फिट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी के पास अगर ये पावर्स है, स्टैट्यूटरी पावर्स है, तो फिर हम उसको स्टेट की डेफिनेशन में डेफिनेटली डालेंगे। So यहाँ पर ये बोला, this is Rajasthan Electricity Board, which was created by a statute, it was created by a law। तो उसके पास भी बहुत सारे स्टैट्यूटरी पावर्स है, वो भी डायरेक्शन इशू कर सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है। इसलिए हमको इस पर्टिकुलर बॉडी को क्या मानना चाहिए? स्टेट। तो ये जो है 12 के डेफिनेशन में आएगा।
अभी जब ये बोल रहा है कि लॉ के थ्रू जो बॉडी बन रही है उसको हम स्टेट बोलेंगे, मतलब कोई भी बॉडी लॉ के थ्रू बनेगी तो उसको स्टेट मानना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो भी एक लॉ के थ्रू बनी थी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू और यूनिवर्सिटी बनी थी। तो दैट्स व्हाई उन्होंने बोला कि मद्रास यूनिवर्सिटी भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। इनफैक्ट बहुत सारे बोर्ड्स है जो एक्ट के थ्रू बने, फॉर एग्जांपल कोचिन देवासम बोर्ड, वो भी एक एक्ट के थ्रू बना है, तो उसको भी हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में डालेंगे। तो इन शॉर्ट हमें इतना याद रखना है कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही बोल दिया कि अगर वो अथॉरिटी लॉ के थ्रू बनी है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है तो उस बॉडी के पास बहुत सारे पावर्स होंगे, और जिसके पास बहुत सारे पावर्स हैं उसको हम लोगों को स्टेट की डेफिनेशन में लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंटल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पर दूसरी बात ये भी बोली कि अब वेदर अ बॉडी इज परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन डजंट मैटर, लेकिन उसके बाद तो उतने पावर्स है कि वो दूसरों को पनिशमेंट दे सकता है, वो रेगुलेशन इशू कर सकता है, तो ऐसे बॉडी को हमको स्टेट के डेफिनेशन में डालना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कौन सा डिसीजन ओवररूल किया था? शांताबाई वाला जो केस था वही डिसीजन उसने ओवररूल किया। शांताबाई के केस में क्या बोला था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आई। बाद में इस वाले केस में क्या बोला कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। So now next case, that is Sukhdev Singh versus Bhagat Ram 1975 केस। अभी ये वाले केस में सवाल क्या था कि क्या ONGC, LIC और IFC, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या ये तीनों के तीनों जो ऑथोरिटीज है ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्योंकि ये तीनों भी जो बॉडी है वो एक एक्ट के थ्रू बनी है, इसलिए आर क्रिएटेड थ्रू अ स्टैट्यूट, थ्रू अ लॉ, तो डेफिनेटली वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी, क्योंकि आगे भी उन्होंने बोला कि जो भी चीजें एक्ट के थ्रू बनेगी उसके पास पावर्स होगी, तो उसको डेफिनेटली हमें स्टेट के डेफिनेशन में लेना ही होगा, इसलिए ये तीन ऑथोरिटी भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। क्लियर है? तो जस्ट एक इसमें हमको जस्ट इतना याद रखना है कि ये तीनों बॉडीज जो है इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट अंडर विच कैटेगरी? डी की कैटेगरी, अदर ऑथोरिटीज। हम लोग जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएगी? अदर ऑथोरिटीज में, वो स्टेट बनेगी। नाउ द नेक्स्ट केस इज सभाजित तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975 केस। इस पर्टिकुलर केस में क्या क्वेश्चन था कि वेदर CSIR, what is CSIR? Council of Scientific and Industrial Research, तो ये जो बॉडी है क्या ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी? तो पहले इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो CSIR है वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि CSIR की जो क्रिएशन हुई है वो लॉ के थ्रू नहीं हुई, वो कोई स्टैट्यूट के थ्रू नहीं हुई, वो बस जस्ट एक रजिस्टर्ड है। किसके अंदर रजिस्टर्ड है? तो बोला कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो थी 1860 की, उसके अंदर उसका जस्ट रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसके ओरिजिन में या इसके क्रिएशन में, जेनेसिस में कहीं पर भी लॉ का कोई रोल नहीं है, इसलिए CSIR स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेकिन बाद में बहुत सारे इंडिपेंडेंट जजमेंट्स आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उन्होंने अपना ये जो डिसीजन था वो रिवर्स किया। कौन से वाले केस में? प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 के केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि CSIR जो है इसके डेफिनेशन में आ जाएगा, स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। क्यों? तो यहाँ पर उसे दो तीन बातें बोली कि कोई भी ऑथोरिटी को अगर हमें स्टेट के डेफिनेशन में लेना है तो हमें उसमें दो चीज देखनी होगी। एक तो कि वो जो बॉडी है क्या वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है कि नहीं, और ये कंट्रोल कैसा होना चाहिए? दिस कंट्रोल शुड बी परवेसिव कंट्रोल, मतलब ऑल आउट कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा कोई भी पर्टिकुलर बॉडी में, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेट के डेफिनेशन में डाल सकते हैं।
सेकेंड थिंग उन्होंने वो भी बोली कि देखो भाई जो भी बॉडी मान लो अगर लॉ के थ्रू बनी है लेकिन वो बॉडी सिर्फ रेगुलेटरी नेचर है, मतलब ऑल आउट कंट्रोल नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन करती है गवर्नमेंट, तो ऐसी अथॉरिटी भले वो लॉ के थ्रू बनी हो फिर भी वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर उन्होंने एक क्राइटेरिया बोल दिया कि अगर आपको देखना है कि कौन सी बॉडी स्टेट में आएगी तो बोल रहे हैं कि हमको दो चीज देखनी है, तो क्या वो बॉडी फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है कि नहीं, और वो कंट्रोल कैसा होना चाहिए, तो परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेटरी नहीं होना चाहिए। अगर वो रेगुलेटरी नेचर है तो भले वो बॉडी एक्ट में बनाई हो तो भी वो बॉडी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कंफ्यूजन दूर करी है कि स्टैट्यूटरी एक्ट में जो भी बॉडी बनती है वो बॉडी कैसे आएगी, अगर उसमें परवेसिव गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो सिर्फ एक्ट में बनाई है तो वो बॉडी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्लियर है? सो नेक्स्ट केस है दैट इज रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का ये केस था। यहाँ पर सवाल ये था कि क्या ये जो IAA है, IAA मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, क्या वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखा कि ये जो बॉडी है वो कैसे बनी थी, AA एक्ट के थ्रू बनी थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के थ्रू इस बॉडी की क्रिएशन हुई थी। मतलब दिस बॉडी वाज क्रिएटेड बाय व्हाट, बाय पार्लियामेंट्री एक्ट। तो एक्ट के थ्रू बनी है, ये चीज देखा तो ऑब्वियसली उस स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। सेकंड थिंग उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर बॉडी में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि दो चीजें देखने, सिर्फ एक्ट के थ्रू होगी तो नहीं चलेगा, कंट्रोल जो है वो कैसा होना चाहिए, ऑल आउट परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी करती है IAA में, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी वो भी करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनफैक्ट जब ये IAA को एस्टैब्लिश किया था तो इसके लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था वो सारा का सारा कैपिटल अमाउंट जो था वो किसने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था। तो ऑब्वियसली किसके कंट्रोल में आ जाएगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। डेफिनेटली जो भी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगी वो स्टेट के डेफिनेशन में आनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला कि जो IAA है वो स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पर एक और चीजें उन्होंने बोल दी कि अथॉरिटी का छोड़ो, अगर इवन वो प्राइवेट अथॉरिटी भी होगी ना, कोई भी प्राइवेट बॉडी भी होने दो, अगर लेकिन उस प्राइवेट बॉडी में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, या मान लो वो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट से ले रही है, तो वो प्राइवेट अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं स्टेट के डेफिनेशन में आ जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में हमको पहली बार बोला कि इवन अ प्राइवेट अथॉरिटी आल्सो कैन बी कंसीडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब 12 आर्टिकल के डेफिनेशन में प्राइवेट अथॉरिटी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे, जब भी उस पर्टिकुलर बॉडी में मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल हो। सेकेंड थिंग, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प ले रही हो गवर्नमेंट की, तो ऐसी प्राइवेट अथॉरिटी को भी हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में डाल सकते हैं। वेरी क्लियर? Let us see the remaining cases. So next case is Som Prakash versus Union of India 1981 case. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्वेश्चन आया कि वेदर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। 12 की डेफिनेशन में हम लोग बीपीसी को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है वो कैसे बना है, एक एक्ट के थ्रू। कौन सी एक्ट थी वो? कंपनीज एक्ट के थ्रू उसका क्रिएशन हुआ है। और हमने आगे भी बोला था कि कोई भी अगर अथॉरिटी एक्ट के थ्रू बनती है तो उसको हमें स्टेट के डेफिनेशन में देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि वो अथॉरिटीज के पास पावर होगी पनिशमेंट देने के, रूल मेकिंग के, डायरेक्शन इशू करने के, तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटी काफी स्ट्रांग है, तो उसको हमें स्टेट में मानना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतना बोल दिया कि यस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। बट ये केस हमें इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका दूसरा कारण यह है कि इस केस ने हमको 5 क्राइटेरिया बोला था कि अगर कोई अथॉरिटी को स्टेट मानना है तो हमें क्या करना है, ये 5 क्राइटेरिया आपको देखना होगा। ये 5 क्राइटेरिया में से कुछ भी फिट होगा तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। तो वो कौन से थे? पहला तो बोला कोर्ट ने कि जो चीफ फंडिंग सोर्स है, चीफ फंडिंग सोर्स विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, विल बी बोर्न बाय द स्टेट।
कि स्टेट अगर उसको पैसा दे रहा है, वो जो भी ऑथोरिटी है या जो भी बॉडी है, उसकी फंडिंग मेनली कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है, तो वो ऑथोरिटी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया बोला उन्होंने, फंक्शनल कैरेक्टर जो है वो कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंटल इन एसेंस। उस पर्टिकुलर ऑथोरिटी का काम कैसा होगा? गवर्नमेंटल का काम होगा, तो भी हम उस ऑथोरिटी को क्या मानेंगे? स्टेट। तीसरा क्राइटेरिया दिया, एब्सोल्यूट कंट्रोल रिसाइडिंग इन गवर्नमेंट, मतलब वो जो बॉडी है या वो जो भी ऑथोरिटी है उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा, तो डेफिनेटली उसको भी हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में गिन सकते हैं। और फोर्थ उन्होंने बोला, प्रायर हिस्ट्री ऑफ द सेम एक्टिविटी, मतलब कि पहले मान लो वो काम गवर्नमेंट इटसेल्फ कर रही थी, बाद में क्या किया कि वो अथॉरिटी बनाई, वो बॉडी बनाई और वो गवर्नमेंट का काम उसने पूरी न्यूली बॉडी को दे दिया। तो अगर ऐसा भी होगा तब भी हम उस पर्टिकुलर बॉडी को क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे। फॉर एग्जांपल CSIR जो था, पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उसका काम कर रही थी, लेकिन जब CSIR बना तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो काम था वो कौन करने लग जाता है? CSIR। तो बोला कि अगर पहले वो काम गवर्नमेंट कर रहा था, बाद में ऐसा हुआ कि कोई नई बॉडी बना दी गई और उन्होंने कुछ काम जो था उसको ट्रांसफर कर दिया, तो वो पर्टिकुलर बॉडी भी स्टेट के डेफिनेशन में फिट हो जाएगी। क्लियर। और फिर लास्ट क्राइटेरिया क्या था? सम एलिमेंट ऑफ कमांड, मतलब जो वो बॉडी बनी है उस पे किसका कमांड है? गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ कमांड होगा, उस बॉडी को गवर्नमेंट का कमांड मानना पड़ेगा। तो अगर वो ऐसी बॉडी है तो उसको भी हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में लाएंगे। तो ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बोला था कि इस क्राइटेरिया में अगर कोई ऑथोरिटी फिट होगी तो हम उसे स्टेट मानेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस दैट इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजब, ये भी 1981 का केस है और यहाँ पर थोड़े से क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम जैसे पर थोड़े से चेंज कर दिए और 6 क्राइटेरिया बोला गवर्नमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। सॉरी, कि हमको क्या ये क्राइटेरिया देखना है जिसके बेस पे हम बोलेंगे कि ये ऑथोरिटी जो है वो स्टेट है। तो फर्स्ट बोला, whether entire share capital is held by the government or not, मतलब जो वो ऑथोरिटी है या जो वो बॉडी है या जो भी वो कॉर्पोरेशन है, क्या उसका सारा का सारा जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट का है कि नहीं है, वो हमको चेक करना हो। अगर वो गवर्नमेंट का है तो डेफिनेटली वो ऑथोरिटी क्या हो जाएगी? स्टेट। सेकेंड उन्होंने बोला, ग्रेटर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, मतलब वो जो बॉडी है उसमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर रही है? फाइनेंशियली उस ऑथोरिटी को सपोर्ट कर रही है, ग्रेटर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, तब भी वो जो चीजें हैं वो स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। थर्ड उन्होंने बोला, मोनोपोली स्टेटस प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, मतलब वो जो अथॉरिटी बनी है और वो अथॉरिटी मान लो कुछ पर्टिकुलर बिजनेस में उसकी मोनोपोली है, तो वो जो मोनोपोली उस बिजनेस में है, लेकिन वो मोनोपोली किसने दी है? स्टेट ने उसको दी है। ठीक है, वो उन्होंने खुद ने वो मोनोपोली क्रिएट नहीं की है, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को स्टेट ने वो मोनोपोली दी है, तब भी वो जो अथॉरिटी है वो स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। एंड फोर्थ है, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा उस अथॉरिटी पे किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो वो अथॉरिटी जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। फिफ्थ उन्होंने बोला कि वो अथॉरिटी अगर कोई ऐसा काम करती है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट के डेफिनेशन में हम लोग ले सकते हैं। मतलब वो काम कर रही है किसके लिए? गवर्नमेंट, मतलब पीपल के लिए। तो पीपल इंपॉर्टेंट अगर कुछ भी अथॉरिटी काम करती है तो उसको भी हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में डाल सकते हैं। एंड लास्ट बोला, इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू दैट पर्टिकुलर बॉडी, कोई भी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, अगर उसको हमने ट्रांसफर कर दिया तब भी वो पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। तो हमने देखा कि यहाँ ज्यादा कोई फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा मतलब उन्होंने चेंज कर दिया। That's it. तो ये दोनों केस हमको इसलिए इंपॉर्टेंट रखने हैं क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया है, और आगे जितनी भी अथॉरिटी ये स्टेट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग लास्ट कौन सा केस रेफर करते हैं? अजय हासिया का, कि उन्होंने जो 6 क्राइटेरिया बोला है उसमें से क्या कुछ भी एक फिट हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो स्टेट है, नहीं हो रहा है तो वो स्टेट नहीं है। क्लियर। Now next case that is CBSE versus तुषार वेलफेयर सोसाइटी 2005 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन आया कि क्या CBSE स्टेट के डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ डेफिनेटली सीबीएसई भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सीबीएसई जो है वो किसके कंट्रोल में है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पेशली कौन सी मिनिस्ट्री? एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर वो है। और यहाँ हमने क्राइटेरिया क्या देखा कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट होगा तो उस अथॉरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट, इजंट इट? तो इसलिए वो आ सकती है। सेकेंड उन्होंने बोला सीबीएसई भी क्या काम कर रही है? पब्लिक फंक्शंस कर रही है, जो किसके लिए बेनिफिट हो रहा है? पीपल के लिए। तो डेफिनेटली हम सीबीएसई को स्टेट मानेंगे। तीसरा रीजन ये भी दिया कि एचआरडी मिनिस्ट्री फंड्स देती है सीबीएसई को काम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या था? ग्रेटर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये तीनों क्राइटेरिया फिट हो रहा है, इसीलिए सीबीएसई जो है वो स्टेट ही होगी। इट विल कम अंडर अदर ऑथोरिटीज अंडर आर्टिकल 12। वेरी क्लियर? नेक्स्ट केस जिसमें ये था चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1991 का ये केस था। और इसमें ये क्वेश्चन था कि क्या एनसीईआरटी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, एनसीईआरटी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एनसीईआरटी को ना गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, ठीक है, और ना गवर्नमेंट का इस पे कोई भी कंट्रोल है। एनसीईआरटी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। सो इस वजह से एनसीईआरटी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट वाला केस है जी बस्सी रेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट 2003 का केस था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन आया कि क्या इक्री सेट जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा? व्हाट इज इक्री सेट? सेम थिंग, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या ये आ जाएगा स्टेट के डेफिनेशन में? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इक्री सेट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि इक्री सेट खुद एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद क्या है? जस्ट डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करना। क्यों हेल्प करना? कि वो पॉवर्टी और हंगर जो है उससे वो फाइट कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इक्री सेट की बात करें तो इसको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ये तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना वो बॉडी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है। तो इस रीजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इक्री सेट कहीं पर भी स्टेट के डेफिनेशन में फिट नहीं होती। क्लियर? द नेक्स्ट केसेस वहां पर था जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 केस। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि क्या बीसीसीआई स्टेट के डेफिनेशन में आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, बीसीसीआई भी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आ सकता। तो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बीसीसीआई की क्रिएशन कोई लॉ के थ्रू नहीं हुई है। सेकेंड, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इसमें कोई भी शेयर कैपिटल होल्ड नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीसीसीआई को कोई भी फाइनेंशियल मदद भी गवर्नमेंट नहीं करता और गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल बीसीसीआई के ऊपर है ही नहीं। So no financial assistance is given by the government, no existence of deep and pervasive control, और अगर कुछ कंट्रोल है भी तो वो जस्ट रेगुलेटरी इन नेचर है। ठीक है? नेक्स्ट, बीसीसीआई क्रिकेट के ऊपर कंट्रोल करने का मोनोपोली एंजॉय कर रही है, बट वो मोनोपोली उसको स्टेट ने नहीं दे रखी। अगर स्टेट ने दे रखी होती तो बीसीसीआई आ जाता स्टेट के डेफिनेशन में। तो स्टेट ने उसे मोनोपोली नहीं दी है, इस वजह से, ये सारे रीजन की वजह से बीसीसीआई स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आया। लास्ट केस दैट इज सलीमलाल शर्मा वर्सेस सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो 2011 का केस था। और इसमें ये क्वेश्चन आया कि क्या जो प्राइवेट स्कूल्स है जिसमें गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी, अनएडेड प्राइवेट स्कूल, क्या उसको हमें स्टेट के डेफिनेशन में गिनना चाहिए कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि इस ऐसी जो भी स्कूल्स है जहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प ही नहीं देगी तो वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल होगा ही नहीं। तो जब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं तो उसको हम लोग स्टेट के डेफिनेशन में कैसे मानेंगे? इसलिए अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेट अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्लियर? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर्टिकल 12 फुली। आर्टिकल 12 में मेन क्या डिस्कशन हमने किया था? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। और ये जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दिया है वो पार्ट 3 के लिए भी सेम है, पार्ट 4 के लिए भी सेम है। क्योंकि पार्ट 3 में जो भी आर्टिकल स्टार्ट हो रहे 12 से लेकर 35 तक, जहाँ जहाँ भी स्टेट कैन डू दिस, स्टेट कैन नॉट डू दिस, उस स्टेट में स्टेट क्या है उसका मीनिंग इस आर्टिकल ने समझाया है। Similarly, when we will move to next part, that is part 4, that is what directive principle of state policy. वहाँ पर भी स्टेट ने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट को।
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को डायरेक्शंस दिए कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो स्टेट क्या है वो स्टेट को भी समझना है, तो ये डेफिनेशन में आप जाओ। वेरी क्लियर, आर्टिकल 12 में क्या है और कुछ भी नहीं है, जस्ट एंड जस्ट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट विच इज यूजफुल फॉर बोथ पार्ट, दैट इज पार्ट 3 एंड पार्ट 4।